नमस्ते विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 के अंदर भारत में राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमारे संविधान के में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो है विवरण दिया गया है। 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के द्वारा बताई गई है। पहली जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352, 353, 354 और आर्टिकल 355 इन 4 आर्टिकल के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, संकट में है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। यह जो सशस्त्र विद्रोह का शब्द है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसके अंदर इंसर्ट किया गया। एक्चुअल में जब इंदिरा गांधी ने 1977 में इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी के कारण जब इसके अंदर था कि अगर लगता है कि अगर इंटरनल इमरजेंसी मतलब अब अगर जब 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा जब इमरजेंसी की घोषणा की गई थी तो वह आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो ऐसी स्थिति पुनः ना बने इसलिए जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सशस्त्र विद्रोह की बात की है कि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की ही स्थिति में जो है नेशनल इमरजेंसी जो है लागू की जा सकती है। साथ ही जो है यह भी किया गया कि आपातकाल की जो घोषणा है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अंदर जो है अंतर्गत ही की जा सकती है। फिर जो नेशनल इमरजेंसी लागू होगी उसे 1 महीने के अंदर अंदर ही विदिन 1 मंथ जो है उसे संसद की स्वीकृति के लिए जो है मतलब उसे संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। और यह जो स्वीकृति है यह विशेष बहुमत से जो है ये उसकी स्वीकृति प्राप्त होनी है। ठीक है, अभी तक जो है 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू की जा चुकी है। वो जो है 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, 1965 और 71 में जबकि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। और मैंने आपको बताया 75 के अंदर जो है आंतरिक अशांति के जो आधार पर जो है इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जबकि ये 3 बार की जो इमरजेंसी है 62, 65 और 71 ये जो है युद्ध काल के समय इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, दूसरी प्रकार की जो इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है वो है राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता को लेकर। आर्टिकल 356 के अंदर यह प्रावधान है कि अगर संघ को यह लगता है कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह जो राष्ट्रपति शासन है यह राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राज्यपाल की सिफारिश पर जो है इसे लगा सकता है। एक्चुअल में जो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड आर्टिकल रहा है भारतीय संविधान का वो रहा है ये आर्टिकल 356। ये किस तरह से मिसयूज किया गया है इस आर्टिकल का? एक्चुअल में ये देखा गया है कि अगर केंद्र में अन्य
मतलब पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो और राज्यों के अंदर अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, तो केंद्रीय जो सरकार है वो अपने राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए जो है इस आर्टिकल 356 को जो है मिसयूज करती है। अगर हम बात करें तो इसका मिसयूज किस तरह से किया गया? तृतीय आम चुनाव के बाद से, जब से केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार को बहुमत रहा, लेकिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना होने लगी। फिर 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी तो उन्होंने जितने भी कांग्रेस की सरकारें थी राज्यों की, उन सबको आर्टिकल 356 के अंतर्गत उधर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर जब पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है पुनः जहां राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहां पर उन्होंने जो है फिर आर्टिकल 356 का प्रयोग करके जो है वहां उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो 2 महीने के लिए होती है, लेकिन यदि इस घोषणा के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा जब बनेगी तभी जो है इस पर वो है जो काम कर सकते हैं। जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब जो है शक्तियां जो मतलब उस राज्य की सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास चली जाती है और राज्य के कानून निर्माण की जो शक्ति का प्रयोग है वो संसद करती है। ठीक है, यह मतलब इसके अंतर्गत जो है अब चूंकि इसका मिसयूज ज़्यादा होने लग गया है तो ये मतलब ये माना जाने लगा है कि अब जो है इस मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर एक कड़ा एक्शन लेने की शुरुआत कर दी गई है और इसके मिसयूज पर जो है अब मतलब हम ये बात करें तो मतलब इवन मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तीखी नज़र लगाए रखता है कि इस आर्टिकल का जो है वो मिसयूज ना होने पाए। खैर, मैंने आपको ये बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज आर्टिकल। तीसरी तरह की जिस इमरजेंसी का प्रावधान रहा है वो है वित्तीय इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के अनुसार जब भारत या उसके किसी भी भाग में अगर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, वित्तीय साख को जो है खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव होगा कि संघ और राज्यों के किसी भी वर्ग के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। इस समय राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी कर सकता है। इवन जो राज्यों के वित्त विधेयक हैं वो भी जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। और ये जो मतलब संघ और राज्यों के मध्य जो वित्तीय वितरण के संबंध में जो है राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक निर्देश दे सकता है। खैर, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक जो है इंडिया में लागू नहीं हुई है। इसके अलावा हम राष्ट्रपति की अगर अन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के अंदर जो है राष्ट्रपति संघ राज्य जो क्षेत्र होते हैं जिसको कि हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो जो सब है राष्ट्रपति के अधीन ही चलाए जाते हैं। उनके जो भी प्रशासन के संबंध में नियम होते हैं उन नियम को बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, अनुच्छेद 239 के अनुसार। फिर आर्टिकल 341 और 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रूप में जो है विभिन्न जाति मतलब समूहों को पहचानने और उन्हें जो सूचियों में शामिल करने की शक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति को दी गई है। इसी के साथ साथ अगर जो है बच्चों, ठीक है, इसी के साथ साथ जो है राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ की जनजातीय आबादियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है
तो उनको मतलब उनके कुछ क्षेत्रों को शामिल करना है और किसको सूची से बाहर रखना है, इसका भी जो निर्णय है राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर ये समझो, भारत में संविधान में जो है राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, और अगर हमने अभी तक जितनी भी शक्तियों पर डिटेल डिस्कशन करा, इंक्लूडिंग इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति वो ऑल पावरफुल है। लेकिन चूंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई है, इसलिए जो है राष्ट्रपति जो है उसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो एक ऑर्नामेंटल हेड की ही है। राष्ट्रपति अपनी इन सभी शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। मतलब इस पर मतलब फर्स्ट मतलब जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मतलब जवाहरलाल नेहरू, उसी समय इस पर जो है ये डिस्कशन चालू हो गया था कि क्या राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है क्या। जैसा कि आर्टिकल 74 में था दैट द प्रेसिडेंट शैल अबाइड बाय द एडवाइस गिवन। तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है का, इसमें यह बात थी कि चूंकि संसदात्मक प्रणाली है और ये राष्ट्रपति से ये आशा की जाती है कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस स्थिति के अंदर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 74 में ये परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे और राष्ट्रपति उनकी सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें पुनः एक परिवर्तन किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी जाएगी वह मतलब उस संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद की इस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजे। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति उसी की परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो अगर हम राष्ट्रपति की स्थिति की बात करें तो यह क्लियर है कि राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उस पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये जितनी भी पावर्स हैं राष्ट्रपति की वो एक्चुअल के अंदर प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। सॉरी बच्चों, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो है राष्ट्रपति के पास जो है कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, क्या है वो, जिसमें कि ये राष्ट्रपति के लिए ये ज़रूरी नहीं है, या वो जो है जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति जो है उन सलाह को या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उस स्थिति में वो जो है अपने विशेष अधिकारों का जो है प्रयोग कर सकता है। जैसा कि हमने बात की कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को लौटा सकता है और निर्णय को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, लेकिन अगर पुनः ही वो मतलब सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। फिर जो वीटो का राइट है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये जो वीटो का राइट है ये राष्ट्रपति, आप ये बात समझो, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति आती है राष्ट्रपति के पास, मतलब एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं जब कि किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो बहुमत नहीं मिलता। ठीक है, तो चूंकि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री किसे बनाता है, जिसको लोकसभा में बहुमत मिले। लेकिन यदि चुनाव में किसी भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब इधर राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन यहाँ पर भी भारत के राष्ट्रपति ने जो है एक बहुत
अगर मैं बात करूँ तो एक मतलब एक निष्पक्ष रूप से उसने अपने मतलब राष्ट्रपति ने अपने आप को एक निष्पक्ष रूप से स्थापित करने की कोशिश की है। उसने यूजुअली उसी को प्रधानमंत्री बनाया है जिसको कि संसद में या लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो, या जिसने गठबंधन बना के और ये क्लेम कर रहा हो कि वो जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ये जो स्थिति है, ये मैंने आपको क्या कहा, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती है जबकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता। जैसे राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को, चूंकि उस समय बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वाजपेयी संसद में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह से जो है 1989 में चूंकि राजीव गांधी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी लेकिन बहुमत नहीं था, तो राष्ट्रपति ने पहले राजीव गांधी को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो बाद में जो है राष्ट्रपति ने जो था गठबंधन के सरकार के नेता को आमंत्रित किया। तो ऐसी स्थिति में जो है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति के पास जो है मतलब एक विशेषाधिकार आता है। पर मैंने आपसे क्या कहा, भारत के अंदर राष्ट्रपति ने यहाँ एक बहुत निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह किया है। आज हमने भारत के राष्ट्रपति की जो रिमेनिंग शक्तियाँ थी उस पर डिस्कशन किया। इसी के साथ साथ हमने जो है राष्ट्रपति की संवैधानिक और वास्तविक स्थिति की बात की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि ब्रिटेन में सम्राट की। वो जितनी भी शक्तियाँ भारत में राष्ट्रपति को दी गई हैं वो नाम मात्र की हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने जो है संसदात्मक व्यवस्थाएं अपनाई हैं और इसके अंदर जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख तो होता है, हेड ऑफ द स्टेट तो होता है, लेकिन सारी शक्तियों का जो वो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।